यमन की राजधानी सना में एक हॉस्पिटल होता है और हॉस्पिटल के अंदर भारत की एक लड़की जो कि नर्स के रूप में काम कर रही थी। वहाँ पर यमनी परिवार अपना इलाज कराने के लिए आता है। उसी परिवार में एक लड़का भी आता है। जब यहाँ लगातार उस लड़के के कई चक्कर लगते हैं, तब लड़का उस लड़की से सवाल करता है नर्स से कि तुम कहाँ की रहने वाली हो। तब वो लड़की कहती है कि मैं इंडिया के केरल की रहने वाली हूँ। तभी वो इंडिया के बारे में कुछ जानकारी जुटाने लगता है और लड़का कहता है कि तुम मुझे इंडिया घुमाओगी। इंडिया मुझे घूमना है और इंडिया मुझे बहुत पसंद है। क्या तुम मुझे इंडिया घुमाओगी? तुम मेरी मदद करोगी इंडिया घूमने में? जब इस तरह की बात आती है तो वो नर्स कहने लगती है कि मुझे भी तुमसे एक काम है। वो लड़का पूछता है कि मैं तुम्हारा क्या काम कर सकता हूँ? मैं तुम्हारा कोई काम में आऊँ तो मुझे खुशी होगी। जब इस तरह की बात लड़का ने उस लड़की से बात की तो वो लड़की कहती है कि आपके यहाँ का देश, आपके यहाँ के कानून तो आपको मालूम होगा। यदि कोई बाहर से आकर यहाँ व्यक्ति नौकरी करता है तो यहाँ की सरकार को कोई ऐतराज़ नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वो बाहर से आकर के यहाँ कोई अपना काम डालता है तो सरकार के कानून के यहाँ विरुद्ध होता है। वो यहाँ इस बात के लिए कोई इजाज़त नहीं देती है। यदि तुम मेरा मदद करो तो हम और आप मिलकर यहाँ एक क्लिनिक खोल सकते हैं और यहाँ एक हॉस्पिटल खोल सकते हैं। जैसे ही लड़के ने ये बात सुनी तो उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान क्यों होते हो, बस मुझे एक बार आप इंडिया घुमा दो। और वो तारीख आती है, वो दिन आता है। 1 महीने के लिए इंडिया आते हैं दोनों घूमने के लिए। नर्स भी आती है और लड़का भी आता है। दरअसल नर्स की बेटी की नामकरण होना होता है और ये जनवरी 2015 के आसपास की ये बात थी। जब बेटी का नामकरण होना था तभी लड़के को इंडिया घुमाने के लिए ले आती हैं और यहाँ लगभग 1 महीने का वक्त बिताने के बाद में वापस जाते हैं। और लड़के ने भी अपना वादा पूरा किया और उस लड़की को अपने देश में एक क्लिनिक खुलवा दिया। कहानी इतनी बढ़ती चली जाती है कि लड़के का मर्डर हो जाता है और मर्डर के बाद में वहाँ की सरकार, वहाँ का कानून इस नर्स को सजाए मौत का हुक्म सुना देती है। और निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, राष्ट्रपति, यहाँ तक अपील खारिज होती चली जाती है और तारीख बहुत नज़दीक आ चुकी होती है। तारीख होती है 16 जुलाई 2025 को। जो तारीख बीत चुकी है उसमें ये कहा जाता है कि उसको कंबल में लपेटा जाएगा और गोलियों से भून दिया जाएगा। कुछ इस तरीके की सज़ा और उसके पास कुछ चांस होते हैं बचने के लिए। आज की इस कहानी के माध्यम से हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस कत्ल की नौबत क्यों आई और जो सज़ाएँ मिली थी उसके बचने के लिए क्या क्या चांसेस होते हैं और क्या क्या उपाय होते हैं। नमस्कार, मैं रामू भाई। आज की जो ये सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना शुरू होती है यमन की राजधानी सना से। दरअसल 30 दिसंबर 2024 की ये वाक़या है। यमन की राजधानी सना से दरअसल 30 दिसंबर 2024 की ये वाक़या है। यमन के राष्ट्रपति राशिद अल अमीरी, दरअसल उनके पास एक लड़की की एक फ़ाइल पहुंचती है और उस फाइल में ये था कि उस लड़की को सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया था। अगर राष्ट्रपति चाहता तो उस लड़की की सज़ा को माफ़ कर सकता था, उसकी सज़ा को कम कर सकता था और उसकी सज़ा को टाल सकता था। लेकिन ऐसा नहीं करता है, वो सज़ा को बरकरार रखता है। लेकिन उन्होंने सज़ा माफ़ ना की, ना ही कम की और उसको सज़ा को ऐसे ही बरकरार रखता है और ना ही खारिज करता है। इधर से जो अपील की जाती हैं सज़ा को खारिज करने के लिए, वो अपील खारिज हो जाती है और 30 दिसंबर 2024 को इसके बाद उस लड़की को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया जाता है। और इस तरीके से जब लगभग 6-7 महीने का वक्त बीत जाता है, आखिरकार वो तारीख नज़दीक आने लगती है कि 16 जुलाई 2025 को उस लड़की को कम्बल में लपेटा जाएगा। इसके बाद गोली मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आखिरकार उस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ यमन में शरिया कानून लागू होता है और शरिया कानून का मतलब होता है कि खून का बदला खून, मौत का बदला मौत। यदि किसी की मौत हो जाती है तो उसका बदला मौत से ही लिया जाएगा। इसमें जो पीड़ित परिवार होता है, चाहे वो चाहता तो माफ़ी दे सकता था, लेकिन उसके लिए कुछ रकम या हर्जाना और जुर्माना देना पड़ेगा। इसके लिए परिवार ने तमाम मशक्क़तें की और परिवार ने 3 तरह के ऑफ़र दिए थे। अगर पहले ऑफ़र की बात की जाए तो परिवार ने ये ऑफ़र दिया था कि चाहे आप अबू धाबी या सऊदी अरब या फिर दुबई जैसे देश में बसने के लिए पूरी अनुमति दी जाती है।
खर्चा आएगा, परिवार उठाने के लिए तैयार था, क्योंकि परिवार की इसके लिए मदद करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो संस्थाएं होती हैं जो मदद करने के लिए उनके तैयार होती हैं, चाहे अबू धाबी में रहें। हमारी तरफ से परिवार कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, मेरी तरफ से पूरी आपकी हेल्प की जाएगी, बस आप एक बार निमिषा प्रिया को माफ़ कर दीजिए। साथ ही दूसरा ऑफर दिया जाता है कि यदि आपके परिवार में कोई बीमार होता है तो दुनिया भर के किसी भी हॉस्पिटल में उसका इलाज आप करवा सकते हैं, भले ही करोड़ों रुपए में उसका खर्च आए, तो वो खर्चा देने के लिए वो परिवार तैयार होता है। और तीसरा ऑफर दिया जाता है 10 लाख अमेरिकी डॉलर, यानी कि इंडियन रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 8.5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जाता है कि बस आप एक बार निमिषा प्रिया को माफ़ कर दीजिए और ये रकम आप ले लीजिए। हालांकि इस पीड़ित परिवार यमनी परिवार अभी तक इस तरह की कोई प्रस्ताव पर मंजूरी नहीं दी है। ऐसे में उस लड़की निमिषा प्रिया के पास बहुत कम समय है और कभी भी सज़ा सुनाई जा सकती है। आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस सज़ा के पीछे का कारण क्या हो सकता है। निमिषा प्रिया, जो कि केरल प्रदेश का एक ज़िला लगता है पलक्कड़ का एक जगह लगती है कोले, दरअसल वहाँ की रहने वाली होती है। साल 2008 में उसने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी करने के बाद में किसी हॉस्पिटल में नर्स के रूप में वो उसको काम मिल जाती है, नौकरी मिल जाती है, वो काम करने लगती है। कुछ समय बीतने के बाद में वो केरल में ही काम कर रही थी। कुछ समय बीतने के बाद में उसे ये लगता है कि यहाँ सैलरी कम है, यहाँ पैसे कम हैं। यदि उसे ये लगता है कि ये विदेश जाए तो इससे ज़्यादा पैसे कमा सकती है और अपने ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। अब इसी के साथी जो होते हैं उन्होंने उसे ऑफ़र दिया कि आप इससे ज़्यादा पैसा कमाना चाहती हो तो आप यमन चली जाओ, वहाँ की राजधानी सना, वहीं आपको नौकरी मिल जाएगी। और यह ऑफ़र मिलते ही लड़की उसे स्वीकार कर लेती है। इसके बाद यमन की राजधानी सना पहुँच जाती है और वहाँ एक हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर देती है। साल 2008 में जाती है और 9, 10, 11 इस तरीके से एक साल बीत रहा था। जो पैसे कमा रहे थे वो अपने माँ प्रेमा कुमारी, साथ ही पिता बेला युद्धुल कुट्टी उनको भेजा करती थी। इसी बीच में उसे इंडिया बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है और उसी के साथ तुम्हारी शादी की बात भी चल रही है। वह लड़की इंडिया आती है और यहाँ उसकी शादी टॉमी थॉमस नाम के एक लड़के से तय करवा दी जाती है, जो कि टैक्सी वगैरह चलाया करता था। वह लड़की शादी होने के बाद कुछ दिन वो केरल में ही रहती है, फिर पति से कहती है कि आपको कोई एतराज़ ना हो तो आप मेरे साथ यमन चलो। पति भी तैयार हो जाता है और यहाँ से दोनों पति और पत्नी यमन की राजधानी सना पहुँच जाते हैं। दोनों ही वहाँ रहने लगते हैं। पति इलेक्ट्रीशियन का काम उसको मिल जाता है और खुद नर्स का काम कर ही रही थी। ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहे थे, पैसे भी कमा रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि अपना क्लिनिक हो तो इससे ज़्यादा आमदनी हो सकती है, इससे ज़्यादा हम पैसे कमा सकते हैं। साल 2013 में उसे एक बेटी पैदा होती है। वक्त बीतने के बाद में वहाँ की स्थिति गड़बड़ होने लगती है और यानी कि वहाँ एक गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, पैदा हो जाती है। साल 2014 में लोग आपस में लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं और वहाँ पर हूतियों का राज चलने लगता है। यहाँ से जो थॉमस होता है वो अपनी बेटी को लेकर निकल आता है, लेकिन जो नर्स होती है वो यमन की राजधानी सना में ही रह जाती है, वहीं फंस जाती है। उस हॉस्पिटल में ही काम करती रहती है। शायद कुछ कागजी कार्रवाई से उसे वहाँ की सरकार ये कहती है कि यहाँ के जो बाहर के लोग हैं यहाँ आप बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। वो इंडिया के हों तो इंडिया, या दूसरे देश के हैं, दूसरे कंट्री के हैं तो वहाँ जा सकते हैं। इसीलिए वो जो थॉमस होता है अपनी बेटी को लेकर इंडिया चला आता है, लेकिन वो जो नर्स होती है वो काफ़ी दिन पहले से वहाँ रह रही थी, इसीलिए कुछ कानूनी कार्रवाई से वहाँ रह जाती है और कुछ समय अब वो लड़की कुछ कागजी कार्रवाई होने के कारण वहीं रह जाती है। उसके बाद में कुछ समय बीतने के बाद में उसे जो लड़का उसके साथ इंडिया घूमने आता है उससे ये कहती है कि मुझसे कुछ पैसे ले लो और यहाँ जो हॉस्पिटल खोलने की जो कागजी कार्रवाई है उसे आप पूरा करो। वो लड़का होता है उससे कुछ खर्चे पानी लेता है और वहाँ उसकी जो हॉस्पिटल खोलने के लिए जो कागज़ के होते हैं, जो कागज़ की ज़रूरतें होती हैं उसे पूरा करने लगता है। कुछ समय में वो कागज़ अपना पूरा कर लेता है और एक हॉस्पिटल खोल दिया जाता है। उस हॉस्पिटल में एक नर्स की और एक डॉक्टर की व्यवस्था कर दी जाती है।
वो हॉस्पिटल ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं होती है, ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। आखिर वो यमन में फंसी ज़रूर थी, वहाँ रह ज़रूर रही थी, लेकिन वहाँ उसकी ज़िंदगी सही सलामत चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं होती है। जो पैसे कमाती है अपने पति के पास भेजा करती है। आखिरकार कुछ वक्त बीतता है और वक्त बीतने के बाद में वो जो लड़का होता है, जब वो उसने कागज़ बनवाया था है जो हॉस्पिटल खोलने के लिए, उस कागज़ में पहले ही उसने चुपके से लिखवा दिया था कि जो इस हॉस्पिटल से जितनी कमाई होगी उसमें 33% हिस्सा मेरा होगा और बाकी का हिस्सा प्रिया का होगा, यानी उस नर्स का होगा जो केरल की रहने वाली होती है, जिसने वो हॉस्पिटल खोला होता है। अब इस बात को लेकर उस नर्स को बिल्कुल नहीं मालूम होता है। जब महीने 2 महीने 3 महीने बीतता है, उसके बाद में वो जो लड़का होता है यमन का, वो आता है और कहता है मेरा हिस्सा दीजिए, जो 33% मुझे लेना है। अब जब ये बात वो नर्स सुनती है तो बिल्कुल अवाक रह जाती है कि मैंने तो आपसे सिर्फ साथ मांगा था, न कि यहाँ की बात हुई थी कि आपको मैं किसी प्रकार का हिस्सा दूंगी। और अगर जो ऐसी बात है तो आप मेरा पासपोर्ट दे दो, आप मेरा कागज़ दे दो, मुझे आपसे कोई वास्ता नहीं। इस बात को लेकर वो लड़का धमकियाँ देने लगता है और अपने साथी को बुला करके उसके साथ कुछ दुरुपयोग करने लगता है। रात में उसको परेशान करने लगता है। अब इस बात से लेकर के जब लड़की वो काफ़ी परेशान हो जाती है तो पास के पास के पुलिस स्टेशन पे एफआईआर दर्ज करा देती है। पुलिस दोनों को पकड़ती है, इसके बाद में जेल में डालती है। कुछ समय बाद में ये पता चलता है कि इस लड़की की कोई गलती नहीं है, पुलिस इसको छोड़ देते हैं। लेकिन लड़के को काफ़ी दिनों तक उसी पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया जाता है। लड़का जब काफ़ी दिन तक बंद रहता है तो लड़की कभी कभी बीच बीच में उस लड़के से मिलाई करने जाती थी और ये कहती थी कि आप मेरा पासपोर्ट दे दीजिए और हॉस्पिटल का कागज़ दे दीजिए। लड़का इस बात पे बिल्कुल नहीं मानता है। कुछ समय बीतने के बाद में लड़का भी छूट कर आ जाता था और जैसे ही वो जेल से छूट कर आता है, उस लड़की को लगातार परेशान करना शुरू कर देता है। जब लड़की काफ़ी परेशान हो जाती है तो अपने एक साथी उसकी और होती है जो नर्स होती है, उसे कहती है कि मैं इस लड़के से काफ़ी परेशान आ चुकी हूँ, मैंने इसको इंडिया भी घुमा दिया, फिर भी मेरा ये कोई कागज़ नहीं देता है, जो हॉस्पिटल का कागज़ है और मेरा जो बाकी दस्तावेज है, और ये दे नहीं रहा है, मेरा पासपोर्ट भी इसी के पास है। दोनों सलाह मशवरा करती हैं। इसके बाद में उस लड़के के घर जाती हैं, इसको बेहोश करने वाली एक इंजेक्शन दे देती हैं। पहला इंजेक्शन का डोज ज़्यादा हो जाता है और ये पहले सलाह करती हैं कि इसको बेहोशी की हालत वाला इंजेक्शन दे देंगे तो अपना कागज़ इसके घर में ढूंढ लेंगे। और जब ये बेहोशी वाला इंजेक्शन देते हैं तो कागज़ तो कोई नहीं मिलता है, लेकिन उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में इसको डेड बॉडी को टंकी में डाल देती हैं। लेकिन क्राइम कहाँ तक छुपने वाला, आखिरकार मीडिया और पुलिस के माध्यम से ये सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं। क्राइम जब सामने आता है तो इन दोनों लोगों को, एक जो इनकी निमिषा प्रिया की जो एक साथी नर्स होती है, उसको कैद की सज़ा सुनाई जाती है और निमिषा को सजाए मौत का फैसला सुना दिया जाता है।